Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you. जहां पर कंटेंट को इस तरीके से कवर अप करवाया जा रहा है कि आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर अप कर पाओ। सो अगर आप इस सीरीज के कंटेंट्स को अच्छे से देखते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आसानी से अपने एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। एएफएम में आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। हम ऑलमोस्ट हाफ लेक्चर्स पर पहुंच चुके हैं, 50 लेक्चर्स ही रहेंगे यहाँ पर, जहां पर हम लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस किया था, विच वाज द पार्ट 1। वहां पर हमने बैलेंस शीट डिस्कस की थी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्कस कर चलेंगे, ठीक है ना। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चाहते हैं तो आप उसके लिए एडुटैब के मास्टर कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। बट मास्टर कोर्स ज्वाइन करने के टाइम पर आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हाउ दिस कोर्स इज विजिबल। थोड़ा सा एक ट्रस्ट बिल्डअप करने में दिक्कत आ सकती है कि आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे ये कोर्स दिखेगा, क्या क्या इस कोर्स में अवेलेबल होगा, क्या प्रोमिस के हिसाब से है या नहीं, और साथ ही साथ क्वालिटी किस तरीके की है। तो आप उसके लिए हमारा एक 2 डे का डेमो कोर्स ले सकते हैं, जो कि मास्टर कोर्स का ही डेमो कोर्स है। यहाँ पर आपको क्या होगा, 1 रुपये की फी पेमेंट पर आपको मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा फॉर 2 डेज। 2 दिन के लिए आप मास्टर कोर्स को देख सकते हैं और आप अच्छे से लेक्चर्स को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसा लेवल ऑफ टीचिंग है और आप उस हिसाब से अपने हमारे मास्टर कोर्स में खुद को फिर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो कमिंग बैक टू द सेशन, बाकी कोर्सेज के बारे में सेशन के बाद डिस्कस करेंगे। आज वाले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के फॉर्म बी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट गिवन है। सो दिस इज द फॉर्मेट गिवन इन द फॉर्म बी, है ना। फॉर्म बी क्या कह रहा है कि आपके पास, हमने, अगर आपको ध्यान हो तो जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया था तो 1 to 12 शेड्यूल किए थे, और मैंने आपको कहा था कि आपको शेड्यूल नंबर याद ज़रूर करने हैं फॉर द एग्जाम्स, है ना। तो अब आपको बाकी के जो शेड्यूल हैं, जो कि 13 to 17 है, वो आपको कहाँ से मिल जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। ये हमारे बैलेंस शीट में थे, तो हमारे को ये दोनों ही, मतलब 1 to 17 सारे शेड्यूल याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो शेड्यूल नंबर 13 आपका इंटरेस्ट अर्नड से रिलेटेड रहेगा, फिर अदर इनकम्स आ जाएंगी, फिर एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, उसमें आप कुछ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स का मेंशन करोगे, और फिर एप्रोप्रिएशंस आ जाएंगी। ये वही फॉर्मेट है जिस तरीके का हमने कंपनीज का फॉर्मेट पहले भी डिस्कस किया था, है ना। तो पहले इनकम्स दिखाई, फिर एक्सपेंसेस दिखाए, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, बचा क्या, प्रॉफिट या लॉस, और प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से हमने उसको एप्रोप्रिएट यानी डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हम शेड्यूल नंबर 13 डिस्कस करते हैं, जो कि मेरा इंटरेस्ट अर्नड से रिलेटेड शेड्यूल है। अब अगर इंटरेस्ट अर्न से रिलेटेड शेड्यूल है तो इसमें सारी चीज़ें भी किससे रिलेटेड होंगी, इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगी। अगर आपको कोई इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिला है किसी एडवांस या बिल के ऊपर, कैश, क्रेडिट, डिमांड लोन, ओवरड्राफ्ट, किसी पर भी अगर आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिला, वो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई भी, अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट आपने कहीं कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो वो भी आपकी यहीं पर शो की जाएगी। आपने आरबीआई के पास बैलेंस मेंटेन किया, आपने किसी और बैंक के पास अपना कोई बैलेंस मेंटेन कर रखा है, उस बैलेंस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी आपका इंटरेस्ट अर्न में आ जाएगा। या कोई और तरीके से अगर आप इंटरेस्ट की इनकम अर्न कर रहे हो जो इन तीनों हेड्स में इंक्लूड नहीं हुई है, वो भी आपके इंटरेस्ट अर्न में आ जाएगी। याद रखेंगे, इंटरेस्ट अर्न का शेड्यूल शेड्यूल नंबर 13 है। आगे बढ़े, शेड्यूल नंबर 14, जिसमें अदर इनकम्स आ जाएंगी। अब हमने इनकम के 2 शेड्यूल देखे, एक 13 एक 14। 13 में इंटरेस्ट अर्न वाली, और 14 में आपको जहां जहां से बाकी इनकम हो रही है, कोई कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज की इनकम हो रही है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू करी, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, कोई लैंड, बिल्डिंग या कोई और एसेट आपने बेची, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे, लॉसेस को क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है जी। इनकम्स में ये आ गया। उसके बाद आपने कोई ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपने की, उसमें आपको बेनिफिट हुआ, वो भी आपका यहीं रिकॉर्ड हो जाएगा। डिविडेंड्स हमने लास्ट इन जो हमने कंसिडर किया था, वहाँ सिर्फ हम इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहे थे, तो डिविडेंड की बात तो नहीं हुई थी। तो डिविडेंड आपके किस में चले जाएंगे, अदर इनकम में चले जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई और रिकवरी से पैसा मिल रहा है, कोई इंश्योरेंस से पैसा मिल रहा है, मिसलेनियस टाइप की जो आपकी इनकम्स हैं, वो भी आपकी अदर इनकम में आ जाएंगी, ठीक है जी। अगला शेड्यूल
अब एक्सपेंसेस पे चले गए हम। शेड्यूल नंबर 15, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आपके लिए इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस है, तो बैंक जब अपने डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देगा वो उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हो गया। बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट देगा, बैंक के पास किसी और बैंक ने पैसा जमा करवाया हुआ है, उस पे इंटरेस्ट जब देगा तो वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आ जाएगा। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट अर्नड में आ जाएगा जहां जहां से बैंक को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आ जाएगा जहां जहां पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जैसे आप डिपॉजिट कराते हो बैंक में तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, वो बैंक अपने शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में दिखाता है। शेड्यूल 16, बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, रेंट का खर्चा, टैक्स का खर्चा, लाइट का खर्चा, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा। डेप्रिसिएशन ऑल दो क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस तो है ना, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कोई डायरेक्टर की फीस, अलावेंस, कोई एक्सपेंस, कोई ऑडिटर की फीस, कोई लॉ चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन का खर्चा, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, ये सारे के सारे खर्चे। आपने किसी एम्प्लॉय को पैसा दिया है, वो भी आपका सैलरी वगैरह जो है वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगी। फिर आ गए हम आरबीआई की डायरेक्शंस पे। आरबीआई कह रहा है कुछ डिस्क्लोज कर कर चलो। क्या क्या डिस्क्लोजर की बात कर रहा है? देखिए, हमें पता है कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो हमारा रिलेटेड है विद द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना? तो अभी तक हमने 16 शेड्यूल्स डिस्कस किए। 16 शेड्यूल्स के अलावा ये बोला जा रहा है कि आपको एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा जिसमें आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन देकर चलोगे रिगार्डिंग द वेरियस जो भी आपके बैलेंसेस हैं बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है? उसके बाद आप जो शेड्यूल्स, दो और शेड्यूल्स आपको बनाने पड़ेंगे। एक शेड्यूल होगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड, एक शेड्यूल होगा आपका नोट्स टू अकाउंट से रिलेटेड। आपको इन दोनों शेड्यूल्स को भी शो कर कर चलना है। ठीक है ना? तो किस तरीके से शो करेंगे? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी वाले शेड्यूल की बात कर लेते हैं, जो कि आपका क्या है, शेड्यूल नंबर 17 है। ठीक है? इन्होंने बोला कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं आपको उसके बारे में डिस्क्लोज कर कर चलना है नोट्स टू अकाउंट्स में। आपको ये बताना है कि कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो कर रहे हो, यानी आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो या फिर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो। कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका यूज़ है। इन्वेस्टमेंट्स की किस तरीके से क्लासिफिकेशन की गई, कैसे इन्वेस्टमेंट्स को आप वैल्यू कर रहे हो, कौन से एडवांसेस हैं, किन कौन से आपने प्रोविजन बना कर रखे हैं, फिक्स्ड एसेट्स कौन सी है, उनके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना और नेट प्रॉफिट कितना, ये सब चीज़ें आप अपने शेड्यूल 17 में मेंशन कर कर चलोगे। ठीक है ना? फिर एसेट्स की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि अगर आपको ना एसेट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है बैंक में, दो टाइप की हमारे पास एसेट्स हो जाती हैं। एक मेरे पास एसेट्स हो जाती हैं परफॉर्मिंग, और एक मेरे पास एसेट्स जो हैं वो चली जाती हैं नॉन परफॉर्मिंग की कैटेगरी में। ठीक है ना? जिन एसेट से रेगुलर सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस बेसिस पर इनकम वगैरह आ रही है वो मेरी परफॉर्मिंग में चली जाएगी। जिन एसेट्स में 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, कोई हलचल नहीं हुई है, वो मेरे पास नॉन परफॉर्मिंग में चली जाएगी। आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 90 डेज आपको ध्यान रखना है, 90 डेज दिमाग में फिट कर लो। ठीक है ना? टर्म लोन को एनपीए मान लेंगे अगर उसकी इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट 90 दिन तक नहीं आई। कैश क्रेडिट को एनपीए मान लेंगे अगर उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 90 दिन तक नहीं आई, तो ये एनपीए बन जाएंगे। यानी हमारे बैंक के लिए क्या है, दीज आर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर द बैंक। ठीक है ना? अब इनकम्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है? बैंक जो है हमेशा परफॉर्मिंग एसेट्स की इनकम को रिकॉग्नाइज करेगा अक्रूअल बेसिस पर, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की इनकम को रिकॉग्नाइज करेगा कैश बेसिस पर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताओगे कि एक्रूअल बेसिस क्या होता है और कैश बेसिस क्या होता है। हमने बहुत बार क्लासेस में डिस्कस किया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे व्हाट इज एक्रूअल बेसिस एंड व्हाट इज कैश बेसिस। अगर मैंने गलती से नॉन परफॉर्मिंग एसेट को अक्रूअल बेसिस पे कर दिया, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग को किस पे करना था, कैश पे करना था, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके अगेंस्ट प्रोविजन बनाकर वहां पर दिखा दूंगी कि मैंने यहाँ पर जो है गलती से इसे लिख दिया, तो इसके अगेंस्ट क्या बन जाएगा, प्रोविजन बन जाएगा।
अब प्रोविजन कैसे बनाएंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे या एसेट्स पे? तो आपको देखना है कि आपकी एसेट कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है। स्टैंडर्ड एसेट कौन सी एसेट होगी? जो एसेट नॉर्मल रिस्क के साथ चल रही है, यानी ऐसी परफॉर्मिंग एसेट जो नॉर्मल रिस्क के साथ चल रही है, ठीक है ना। वहां पर हमारा प्रोविजन कितना बनेगा? 0.25 से लेके 1% तक का हम प्रोविजन बनाकर चलेंगे। दूसरी टाइप की एसेट क्या आती है? सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट एक ऐसा एनपीए है जो 12 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड जिसको हो चुका है एनपीए बने हुए, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा एनपीए, एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको भी 12 महीने नहीं हुए हैं, आई एम सॉरी यहाँ पर नॉट लिखा है, जिसको 12 महीने अभी नहीं हुए हैं, 12 महीने से कम टाइम पीरियड हुआ है, तो वो सब स्टैंडर्ड है। 12 महीने से ऊपर होते ही वो डाउटफुल हो जाएगी, ठीक है ना। तो सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में, यानी एनपीए है, टाइम अभी 12 महीने नहीं हुआ है, तो 15% प्रोविजन बनाओगे। लेकिन एनपीए है, टाइम 12 महीने से ऊपर हो गया है, यानी 1 साल हो चुका है उसे एनपीए की कैटेगरी में आए हुए, तो वो मेरे लिए अब डाउट हो गया है, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? डाउटफुल एसेट। वो अगर एसेट अनसिक्योर्ड है तो 100% प्रोविजन, और अगर वो सिक्योर्ड है 1 साल तक 25%, 1 से 3 साल तक 40%, और 3 साल से ऊपर 100% प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसी एसेट है जिसको बैंक ने या किसी इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर ने, आरबीआई इंस्पेक्टर ने ये बोल दिया है कि ये जो है एसेट आपकी नॉन परफॉर्मिंग और ये लॉस की कैटेगरी में जानी चाहिए, इससे अमाउंट पैसा नहीं वापस आएगा, तो पूरे 100% का प्रोविजन बनाओगे। ये जो प्रोविजन के रेट्स आपको दिए हुए हैं, 0.25, 1%, 15, 100, जो भी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। छोटा मोटा सा केस स्टडी बेस मिल सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब स्टैंडर्ड एसेट है, कितना प्रोविजन बनाएंगे, है ना। तो आपको उस हिसाब से इसकी तैयारी कर कर रखनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमारी एक तो होती है एसएलआर इन्वेस्टमेंट्स, और एक हमारी होती है नॉन एसएलआर इन्वेस्टमेंट। एसएलआर इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो ये आपका एसएलआर रेशो, जो हमें एसएलआर रिजर्व बनाकर रखते हैं, स्टैट्यूटरी वाला रिजर्व, उस रिजर्व को मेंटेन करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं। तो वो क्या होंगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में। कुछ और इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं जो एसएलआर से कहीं से भी रिलेटेड नहीं होती हैं, उसमें हमारी आ जाएगी सब्सिडरी, शेयर्स, डिबेंचर्स या कमर्शियल पेपर, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। तो आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 3 कैटेगरी में आपकी क्लासीफाई होनी चाहिए। पहली कैटेगरी हेल्ड टू मेच्योरिटी, जिसमें आपके टोटल इन्वेस्टमेंट्स का 25% से ज़्यादा का पार्ट नहीं होना चाहिए। फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि सेल के लिए अवेलेबल है, और फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आपने ट्रेडिंग के लिए रखी हुई हैं, तो आप इनको 90 दिन के बीच बीच में सेल कर दोगे, ऐसी एसेट्स, ठीक है ना। तो 3 टाइप में आपने डिवाइड कर दिया। एक ऐसी एसेट जिन्हें आप मेच्योरिटी तक संभाल कर रख रहे हो, फिर ऐसी एसेट जो आपकी सेल के लिए अवेलेबल है, और फिर ऐसी एसेट्स जो आपने ट्रेडिंग के लिए ही रखी है। कोई भी इन एसेट्स के ऊपर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, और बाद में कहाँ चला जाएगा? ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है ना। अब जो बैंक्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं, तो उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ साथ सेबी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। उन्हें सेबी की जो भी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके साथ भी उनको चलना पड़ेगा। सो दिस इज योर रिवीजन शीट फॉर द डे, जिसको आप यूज कर सकते हैं टू रिवाइज द टुडेज टॉपिक। सारे ही टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप किए गए हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए थे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी शेड्यूल 18 में क्या क्या आएगा? तो शेड्यूल 18 में आपके पास नोट्स टू अकाउंट्स आ जाते हैं, विच शोज द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड द एक्सप्लेनेटरी नोट। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मिसलेनियस इनकम में इनमें से क्या क्या इंक्लूड नहीं है? रिकवरी इन रिटर्न ऑफ लोन, ये तो मिसलेनियस इनकम का पार्ट है। रेंटल इनकम फ्रॉम बैंक प्रॉपर्टी मिसलेनियस इनकम का पार्ट है। इंश्योरेंस रिकवरी मिसलेनियस इनकम का पार्ट है। डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी अलग हेड में जाता है, आपका मिसलेनियस इनकम में नहीं जाता, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस इन्वेस्टमेंट ऑफ द बैंक्स किन कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट की है हमने? इट वॉज हेल्ड टू मेच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जहां पर हमने बैंकिंग कंपनीज का पार्ट 2 भी डिस्कस कर लिया, तो हमारा बैंकिंग कंपनी का टॉपिक कवर अप हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आप एड्यूटैप की वेबसाइट पर जाइए, edutap.in, और आप
JIB कोर्सेज में जाएंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी, जहाँ पर आपको मिलेंगे JIB के सारे कोर्सेज जो एडुटैप ने ऑफर किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं फुल फ्लेजेड कोर्स की। वन स्टॉप सॉल्यूशन कोर्स है मास्टर कोर्स, जहाँ पर आप डिटेल्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस आपको मिलेंगे, 15-20 मिनट्स की आपकी क्लासेस रहेंगी, तो शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल्स में आप अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। लाइव क्रैश कोर्स वाली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे जो कि IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो एक ही जगह पर सारी तैयारी पक्के वाली करने के लिए आप JIB के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप चारों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, चारों ही सब्जेक्ट एक जगह प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं फॉर IIFS, फॉर PPB, फॉर AFM एंड फॉर RBWM, है ना। और अगर आप मास्टर कोर्स में, जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बताया, मास्टर कोर्स में एकदम से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप एक डेमो लेना चाहते हैं कि किस तरीके से कोर्स होगा, क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल होगा, तो आप एक 2 डे का डेमो कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सारा मास्टर कोर्स का जो एक्सेस है वो 2 डेज के लिए मिल जाएगा। 1 रुपी की फी पेमेंट से मिल जाएगा, तो इट इज़ अ वेरी वेरी नॉमिनल अमाउंट, है ना। अब बात कर लेते हैं फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन की, जहाँ पर आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में खुद को एनरोल कर जल्दी से जल्दी अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो लाइव क्रैश कोर्स है, यहाँ पर आपको 60 कंसेप्ट क्लासेस में आपके सारे सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करवा दिया जाएगा, चारों ही सब्जेक्ट्स के। यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, तो टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए, डाउट्स को सॉल्व करते हुए आप अपने सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे। कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ आपको जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर मिलेंगे। तो जल्दी प्रिपरेशन करने के लिए आप लाइव क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। जिस भी कोर्स में एनरोल करेंगे, एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। अब कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको हो आज के सेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 और इवन ईमेल अस ऑन hello@edutap.co.in। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।